नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस क्या है, नेचुरल गैस में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मेन जो है इस पूरे टॉपिक के अंदर, सोर्सेस के अंदर हमारे पास जो है वो कोल और पेट्रोलियम जो है वो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेचुरल गैस क्या है, हर कोई जानता है, कुदरती गैस। ठीक है, अब ये कुदरती गैस क्या कहलाती है, इसके और नाम भी हैं। नेचुरल गैस को सुई गैस भी बोलते हैं, मार्श गैस भी बोलते हैं। ठीक है, सुई गैस क्योंकि पाकिस्तान में बलूचिस्तान जगह है, उस मकाम से इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था, उस प्लेस से, इसीलिए उस प्लेस की वजह से इसको सुई गैस कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसको मार्श गैस भी बोलते हैं। तो कुदरती गैस के बहुत सारे नाम हैं, नेचुरल गैस भी है, सुई गैस भी है और मार्श गैस भी है। और सबसे ज़्यादा इसका जो अपना फार्मूले के लिहाज से नाम है वो मीथेन गैस है। ठीक है, तो आपको इन तमाम नामों का पता होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, अब ये कैसे बनती है, फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। वही बात है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो हमारा ज़ेर ज़मीन मौजूद है, जो कि किससे मिलकर किससे आ रहा है, डीके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जो मैंने पीछे सारी कहानी पढ़ी कि प्लांट्स एंड एनिमल जो भी लिविंग बींग्स होती है हमारी, जब वो ज़ेर ज़मीन पड़े रहते हैं तो ज़ेर ज़मीन उनकी जो है वो क्या होती है, डिकम्पोजिशन होती है उनकी, जो है वो पूरी जो है वो प्रोसेस पूरा होता है, केमिकल और बायोकेमिकल, और फिर उससे हमारे पास ये तमाम चीज़ें बनती जिनमें कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस शामिल है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही हमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिकम्पोजिशन से हमें जो है वो कोल भी मिलता है, पेट्रोल भी मिलता है और नेचुरल गैस भी जिसे मिल रही होती है। ठीक है, डिकम्पोजिशन कहते हैं ब्रेकिंग को, तोड़ फोड़ को। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मैटर उसी को बोलते हैं जो हमारे पास लिविंग बींग से जो कंपाउंड्स मिलते हैं ना, लिविंग बींग्स जो ज़मीन ज़मीन पड़े रहे हैं, फिर उनकी डिकम्पोजिशन की वजह से जो कंपाउंड्स हमें मिलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, वो तमाम चीज़ें। तो ये वही सारी बात है जो मैंने पीछे आपको कोल में समझाई कि ऑर्गेनिक मैटर जो हमारा होता है, यानी जो प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो बाकियात होती हैं, उनसे जो हमारी जो चीज़ें बनती हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मीथेन गैस भी उसी प्रोसेस के ज़रिए ये भी बनती है, ये भी उसी से फिर हम जो जिस तरह से हमने कोल से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग किया, बिल्कुल इस तरह से जो हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन्स की वजह से जो हमारे पास ब्लैकिश लिक्विड बनता है ना, तो बेसिकली उससे हम सिर्फ कोल नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसमें एक हमारे पास मीथेन गैस भी आती है। ठीक है, अब मीथेन गैस में क्या क्या होता है, इट कंटेन्स लो मोलिकुलर वेट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन। अब इसके अंदर भी हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कोल, उसके बाद पेट्रोल, वो सोर्सेज में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, मीथेन गैस में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में कम होते हैं, और जो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनका मोलिकुलर वेट भी कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। ठीक है, जैसे अब मीथेन गैस के अंदर, जब मीथेन गैस हमें मिलती है जिस भी प्लेस के ऊपर, तो मीथेन गैस में और क्या क्या चीज़ें इसके साथ शामिल होती हैं मीथेन गैस के साथ। तो मीथेन गैस में ईथेन भी होती है, प्रोपेन भी होती है, और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं। बट इस तमाम मिक्सचर के अंदर ना, या इस तमाम जब हमें मीथेन गैस मिलती है, जो कुदरती गैस जहाँ से हम निकालते हैं, इस कुदरती गैस को सिर्फ मीथेन गैस इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर बाकी गैसेस भी मौजूद हैं, लेकिन उनका रेशो मीथेन के मुकाबले में बहुत कम होता है, इसीलिए इसका नाम भी मीथेन के नाम पे रखा गया है, और इसको बोलते भी मीथेन गैस ही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, मैंने कंपोजिशन लिखी हुई है मीथेन गैस की, कि मीथेन गैस जो है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा 94% होती है, उसके बाद ईथेन गैस होती है। अब इस पूरे मीथेन गैस के अंदर, इस पूरी नेचुरल गैस के अंदर सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन किसकी है, मीथेन की, 94%। इसके साथ और गैसेस भी होती है, लेकिन उनकी कंपोजिशन, उनका जो रेशो होता है वो मीथेन के मुकाबले में कम होता है, तो इसीलिए इस गैस का नाम भी मीथेन के नाम पर ही रखा गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि मीथेन की कंसनट्रेशन कितनी है, 94%, ईथेन की 1%, प्रोपेन की 0.28%, ब्यूटेन 0.17%, नाइट्रोजन 3.88%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.02%। तो नेचुरल गैस के अंदर सबसे ज़्यादा मीथेन गैस पाई जाती है, इसीलिए इसको मीथेन गैस के नाम से मंसूब किया गया है। दूसरी बात ये कि इसके अंदर भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, बट लो मोलिकुलर वेट हाइड्रोकार्बन होते हैं और लो बॉइलिंग पॉइंट के साथ। ठीक है जनाब, ये था हमारे पास नेचुरल गैस का टॉपिक, जो कि एक शॉर्ट टॉपिक है, ये शॉर्ट सेक्शन में आ सकता है, या इसके हवाले से आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं। अक्सर इसके ये जो कॉमन नेम्स हैं ये भी आपसे पूछ लेते हैं कि भाई मीथेन गैस का कॉमन नेम कौन कौन से, तो भाई नेचुरल गैस भी इसका कॉमन नेम है, सुई गैस भी कॉमन नेम है, मार्श गैस भी कॉमन नेम है, इसके अलावा इसको मीथेन गैस भी बोलते हैं, जो इसका फार्मूले के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा क्या है, यूज़ फॉर पावर जनरेशन। अब मीथेन गैस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो इसको बिजली बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और द फ्यूल भी इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इसके अलावा हम इसको घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमें पता है जो हमारे घरों में चूल्हों में जो गैस इस्तेमाल होती है वो भी मीथेन गैस होती है। ठीक है, और इसके अलावा एज अ फ्यूल गैस इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने पीछे आपको बताया था कि मीथेन गैस से ही CNG और LPG बनाई जाती है। तो जो नेचुरल गैस है हमारी, उसी से
CNG बनती है जो कि कंप्रेस नेचुरल गैस कहलाती है, और LNG बनती है जो कि लिक्विड नेचुरल गैस कहलाती है। मीथेन गैस को कंप्रेस करके, तो इसीलिए इसका नाम कंप्रेस नेचुरल गैस है, CNG की फुल फॉर्म। और इसके अलावा LNG जो आप सुनते हैं वो भी मीथेन गैस से ही बनाई जाती है। तो इस तरह से मीथेन गैस को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम इनको मीथेन गैस को इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल करते हैं एज अ फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, दूसरी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए। और इसके अलावा इसको घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम यूजेस थे मीथेन गैस के बारे में, और ये हमारा शॉर्ट टॉपिक था मीथेन गैस का। तो ये आपका शॉर्ट सेक्शन में आ सकता है, या इस पर कोई ना कोई MCQ आता है। MCQs कभी कभी इसके कॉमन नेम्स के हवाले से आता है कि भाई कॉमन नेम्स ऑफ मीथेन गैस, कोई भी नाम पूछ लीजिए तो आपको पता होना चाहिए कि मीथेन गैस के 4 नाम हैं। हमारा जो नेक्स्ट लॉन्ग टॉपिक है वो क्या है, पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोल को तो हर कोई जानता है, ठीक है। तो पेट्रोल क्या है, कैसे बनता है, ये तमाम चीज़ें हमने पढ़नी है। और ये भी बहुत रिच सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, यानी इससे भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, सॉलिड भी, सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी, और गैसियस फॉर्म में भी, ठीक है। पेट्रोलियम लफ्ज़ का मतलब क्या है, पेट्रोलियम लफ्ज़ का मतलब है रॉक ऑयल, यानी कि वो ऑयल जो आपको पथरीली जगहों से मिलता है, ठीक है। लैटिन वर्ड में, लैटिन ज़बान में वर्ड पेट्रोलियम है, जिसका मतलब इंग्लिश में रॉक ऑयल है। अब पेट्रोलियम कैसे मिलता है, किस तरह से मिलता है, कैसे इसको हासिल करते हैं। तो पेट्रोलियम जो है वो एक काले स्याह थिक लिक्विड से हासिल किया जाता है, साफ़ करके निकाला जाता है। यहाँ पर लिख सकते हो, देख सकते हो रिफाइंड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो एक काला स्याह लिक्विड जो है वो ज़ेर ज़मीन जब बनता है ना, तो उससे रिफाइन करके, उससे उसको साफ़ करके, उससे जो चीज़ एक्सट्रैक्ट की जाती है ना, उसको पेट्रोल कहा जाता है। अब उससे सिर्फ पेट्रोल नहीं बनता, उससे बहुत सारी चीज़ें बनती है, भी हमने आगे पढ़नी है। देखो, पेट्रोलियम हमें जिस सोर्स से मिलता है ना, पेट्रोल जिस सोर्स से हमें मिलता है उस काले स्याह लिक्विड से मिलता है। उस काले स्याह लिक्विड को क्रूड ऑयल कहा जाता है, जो मैंने स्टार्ट के लेक्चर में भी अभी आपको बताया था, ठीक है। और क्रूड ऑयल कैसे बनता है, मैंने आपको बताया था कि जब लिविंग बींग्स के बाकियात जो ज़ेर ज़मीन पड़ी रहती हैं और उनके पड़े पड़े अरसा गुजर जाए, हज़ारों लाखों करोड़ों साल गुजर जाएँ, तो ज़ेर ज़मीन केमिकल रिएक्शंस की वजह से, माइक्रोब्स के रिएक्शंस की वजह से, वही जो बाकियात होती हैं ना जानदारों की, वो आहिस्ता आहिस्ता गलने सड़ने लगती हैं, और गल सड़कर वो एक काले स्याह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। वो काला स्याह लिक्विड कहलाता है क्रूड ऑयल। और फिर उस काले स्याह लिक्विड की सफाई कर करके उससे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल किया जाता है। उसी से फिर कोल भी निकलता है, उसी से फिर कुदरती गैस, नेचुरल गैस भी हासिल की जाती है। और उसी की सफाई कर करके उससे पेट्रोल भी हासिल करते हैं। और पेट्रोल के अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। अब ये सारा काम कैसे होता है, अब हम पढ़ते हैं इसको आगे, ठीक है। क्रूड ऑयल से कैसे हम पेट्रोल को हासिल करते हैं, तो ये भी हम पढ़ लेते हैं। व्हेन रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी प्लांट्स एनिमल, भी ऊपर भी लफ्ज़ आया था ऑर्गेनिक मैटर का। तो देखिए, ऑर्गेनिक मैटर का वही मतलब है जो प्लांट्स और एनिमल्स की बाकियात होती है ना ज़ेर ज़मीन, उसको बोलते हैं, ठीक है। और रिमेन्स बोलते हैं बाकियात को। तो जब ऑर्गेनिक मैटर यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स की बाकियात ज़ेर ज़मीन पड़ी रहती है ना, उनके हज़ारों करोड़ों सालों गुजरने के बाद हमें वो काला स्याह लिक्विड मिलता है। कैसे मिलता है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से, बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। तो ज़ेर ज़मीन ये सारा काम होता रहता है मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, और फिर उससे हमें ये काला स्याह लिक्विड मिलता है जो क्या कहलाता है क्रूड ऑयल। और फिर उस क्रूड ऑयल से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिनमें से एक पेट्रोल ही है, ठीक है। इसी को हम आगे वर्डिंग में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ वही सारी बात लिखी हुई है जो मैंने भी आपको पीछे बताई कि क्या होता है। जो बाकियात पड़ी होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की बिटवीन द सेडिमेंट्री रॉक्स, पथरीली जगहों पर, बिलो द अर्थ सरफेस, ज़मीन। सो बाय स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो आहिस्ता आहिस्ता जो हज़ारों करोड़ों साल गुजर रहे होते हैं ना, तो उस पूरे पीरियड के दौरान केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो होता क्या है कि उस बायोकेमिकल या केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी प्लांट्स और एनिमल्स की बाकियात होती हैं, वो टूटती रहती हैं, तोड़ फोड़ उनमें होती रहती है। कैसे होती है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से। जो कौन कर रहा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो अर्थ पे ऊपर जो टेम्परेचर होता है, जो प्रेशर होता है, जो तपिश होती है, वो तमाम चीज़ें। तो इस तमाम कंडीशन की वजह से एक काला स्याह गाढ़ा लिक्विड ज़ेर ज़मीन बनता है हज़ारों करोड़ों साल गुजरने के बाद, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स गुजरने के बाद। और वह काला स्याह लिक्विड क्या कहलाता है, क्रूड ऑयल कहलाता है। क्लियर है। अच्छा, अब पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन। जैसे मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल क्या है, एक बहुत रिच सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, हाइड्रोकार्बन्स की, जो कि सॉलिड फॉर्म में भी मौजूद होते हैं,
लिक्विड फॉर्म में भी मौजूद होते हैं और गैशियस फॉर्म में भी मौजूद होते हैं, और हम इनको तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वन बाय वन आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट प्रोसेसेस के ज़रिए एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं विथ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, और हर एक का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है गैसेस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, सब अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स रखते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम इज रिफाइंड बाय डिस्टिलेशन। अब हम उन तमाम कंपाउंड्स को कैसे निकालते हैं, पेट्रोल को कैसे साफ करके अलग करते हैं, तो हम एक प्रोसेस से इसको गुजारते हैं। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो प्रोसेस कहलाता है डिस्टिलेशन। बट कौन सी डिस्टिलेशन? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोलियम को रिफाइन करके उससे पेट्रोल को हासिल करते हैं। ठीक है, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोर देन 500 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस ऑब्टेन्ड इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के इस तरह से आप साथ साथ डायग्राम में भी देख सकते हो, डायग्राम में साथ साथ आपको दिखाती जाऊंगी, डायग्राम में देखते जाओ साथ साथ कि हम क्या करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट फ्रैक्शंस होते हैं, डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, और हर कॉलम में अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग टेम्परेचर रेंज होती है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। तो डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस के ऊपर हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे होते हैं जो उस टेम्परेचर रेंज के होते हैं। ठीक है, तो हम सॉलिड फॉर्म में भी पेट्रोल से, क्रूड ऑयल से अपने कंपाउंड्स को हासिल कर रहे होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हासिल कर रहे होते हैं, और गैसियस फॉर्म में भी हासिल कर रहे होते हैं। आप डायग्राम में भी साथ साथ देखते जाओ। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तकरीबन 500 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल किया जाता है क्रूड ऑयल के मिक्सचर से, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस को देकर, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रेंज के हिसाब से, और हमें अलग अलग फ्रैक्शन में सारे हासिल हो रहे होते हैं। और जब हम इस पूरे प्रोसेस से जो इस थिक लिक्विड को गुजारते हैं ना, और अलग अलग फ्रैक्शंस में तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसी में हमें एक जगह एक फ्रैक्शन में पेट्रोल भी मिलता है। तो बेसिकली ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इस प्रोसेस के ज़रिए जो हमें पेट्रोल मिलता है ना, वो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहलाती है, यानी पेट्रोलियम को साफ करके हासिल करना। डिस्टिलेशन के ज़रिए हमारे बहुत सारे हाइड्रोकार्बन मिलते हैं जिसे हम पेट्रोलियम के मिक्सचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये तमाम प्रोसेस क्या कहलाता है, बेसिकली रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहलाता है, यानी पेट्रोलियम की सफाई कहलाता है, पेट्रोलियम को साफ़ सुथरा करके अलग करके हासिल करना। ठीक है, तो ये हम कैसे करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से करते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमें अलग अलग फ्रैक्शन में सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे होते हैं, गैसियस फॉर्म में भी, सॉलिड फॉर्म में भी, और लिक्विड फॉर्म में भी, और इसी एक फॉर्म में हमें पेट्रोल भी मिलता है। तो डायग्राम में साथ साथ आप लोग देखते जाइए, सामने आपको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ आप देख सकते हो किस तरह से डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस के अंदर हमें किस तरह से मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, और वो कौन कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं और उनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखो पेट्रोल जो हमें जिस फ्रैक्शन में मिलता है ना, वो भी आप साथ साथ देखते जाओ कि पेट्रोल भी हमें किस फ्रैक्शन में मिल रहा है और किस बॉइलिंग पॉइंट रेंज में मिलता है। तो पेट्रोल का दूसरा नाम है गैसोलीन। गैसोलीन पेट्रोल को ही बोलते हैं। ठीक है, तो कई बार अगर गैसोलीन लिखा हुआ है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, पेट्रोल को ही गैसोलीन कहा जाता है। तो अब पेट्रोल होता क्या है, केमिकली पेट्रोल क्या होता है? पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ टू हाइड्रोकार्बन्स। दो हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है, दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स का। एक कहलाता है हेक्सेन, इसका फार्मूला होता है C6H14, और एक कहलाता है हेप्टेन C7H16। तो पेट्रोल के अंदर दो हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है जो कि क्या कहलाता है, हेक्सेन और हेप्टेन। हमने ये पढ़ लिया पेट्रोल कैसे बनता है, किस मिक्सचर से बनता है। फिर हमने ये पढ़ लिया कि पेट्रोल को कैसे हासिल करते हैं उस मिक्सचर से। फिर पेट्रोल का नाम क्या होता है और वो किस चीज़ से मिलकर बनता है, किस तरह के हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनता है। अब हमने थोड़ा सा पेट्रोल के बारे में आगे पढ़ना है कि पेट्रोल के बारे में आगे क्या टॉपिक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने पढ़ ली कि भाई किस किस तरह से हम पेट्रोल से अलग अलग कंपाउंड्स डिफरेंट फ्रैक्शन में हासिल करते हैं, और फिर पेट्रोल हमें किस लेवल पर हासिल होता है जहाँ पे हमें 6 नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, 6 और 7 नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। तो वो बेसिकली मिक्सर होता है जो कि क्या कहलाता है, पेट्रोल कहलाता है या गैसोलीन कहलाता है। ठीक है, अब आगे क्या बात है, ड्यू टू इट्स इंक्रीज यूज एज अ फ्यूल। अब पेट्रोल को क्योंकि हमें पता है कि एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, तो पेट्रोल का एज अ फ्यूल इस्तेमाल करने की वजह से इसकी मांग बहुत ज़्यादा, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है या बढ़ जाती है। तो इस डिमांड को जो बढ़ जाती है ना, तो इस डिमांड के बढ़ने की वजह से पेट्रोलियम से जो हमें पेट्रोल मिल रहा होता है ना बेसिकली, तो वो इनफ नहीं है हमारे पास इस फ्यूल की एडजस्टमेंट को पूरा करने के लिए। तो क्योंकि फ्यूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, पेट्रोल एज अ फ्यूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो जो हमें इस प्रोसेस के ज़रिए जो फ्यूल मिलता है ना, वो बेसिकली सिर्फ 20% होता है, जो बिल्कुल भी इनफ नहीं होता कि उसे एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाए। तो वो बहुत शॉर्टेज हो जाती है फ्यूल की इस तरह से। तो इस तमाम मसले को कवर करने के लिए एक और प्रोसेस किया जाता है जो कहलाता है क्रैकिंग। ठीक है,
तो क्रैकिंग की वजह से अगेन पेट्रोल को बनाया जाता है। इस प्रोसेस के अलावा भी पेट्रोल को जनरेट किया जाता है और इसी तरह से फिर फ्यूल की यानी पेट्रोल की कमी को पूरा किया जाता है, जो कि हमारी इस प्रोसेस के ज़रिए नहीं पूरा होता, क्योंकि इस प्रोसेस के आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें सिर्फ 20% गैसोलीन मिलता है, जो कि बिल्कुल इनफ नहीं है इसको एज अ फ्यूल यूज़ करने के लिए। तो इसकी प्रोडक्शन क्योंकि ज़्यादा करने के लिए ताकि फ्यूल की कमी ना हो, और हमें क्या करना पड़ता है, हम इंडस्ट्री में एक और प्रोसेस करते हैं जो क्या कहलाता है, क्रैकिंग कहलाता है या क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम कहलाता है। अब क्रैकिंग क्या होता है तो मैं आपको सिंपली बताती हूँ, शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ। तो क्रैकिंग क्या है, क्रैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम हायर मॉलिक्यूल्स को यानी बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, क्रैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करते हैं हाई टेम्परेचर और प्रेशर देकर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की मौजूदगी में। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, क्रैकिंग कहलाता है। तो जैसे कि आप समझ गए होंगे, हायर कंपाउंड्स से क्या मुराद है, यानी हाई मोलिकुलर वेट हाइड्रोकार्बन्स को हम लें, क्योंकि हमने इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना है, हाइड्रोकार्बन्स में करना है, तो हम क्या करेंगे, हाई मोलिकुलर वेट यानी जो हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन्स है उनको क्या करेंगे, अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट उनको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, और उसी के ज़रिए हमारे पास पेट्रोल यानी गैसोलीन भी बनता है, जिससे हम पेट्रोल की इस प्रॉब्लम को जो शॉर्टेज है वो कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री में इस प्रोसेस के अलावा ये प्रोसेस भी होता है जिसकी वजह से फ्यूल की प्रोडक्शन बढ़ रही होती है। तो हम इसको वर्डिंग्स में भी देख लेते हैं। क्रैकिंग क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ब्रेकिंग ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल यानी लोअर हाइड्रोकार्बन्स अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, तो भाई कैटलिस्ट आपने 9-10 की क्लासेस में पढ़ा होगा, मैं भी आपको दोबारा बता दे रही हूँ। कैटलिस्ट क्या होते हैं, ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनमें जो हम यूज़ करते हैं ऐसे वो एलिमेंट्स जो कि क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को तेज़ करने के लिए या रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, एक जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और एक जो रिएक्शन को स्लो करते हैं। तो कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर रिएक्शन में नीड होती है कंडीशंस के हिसाब से, तो यहाँ पर भी कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया गया है। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं क्रैकिंग की। तो देखिए, ये जनरल एग्जाम्पल है कि हमने कोई भी अल्केन लिया और यहाँ हमने अल्केन का नाम मेंशन नहीं किया, जैसे हमने अल्केन मेंशन किया, नहीं अल्केन का मेंबर है। तो अल्केन क्या है, हमने इस तरह से लिया कि अल्केन एक हायर हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो अल्केन्स हाई मोलिकुलर वेट हाइड्रोकार्बन होते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो उनको हम ब्रेक करते हैं, हीट करते हैं, कितने टेम्परेचर पे, 700 टेम्परेचर देते हैं, तो हमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपाउंड्स देता है जिनमें अल्केन भी हैं, अल्केन्स भी हैं और अल्केन्स भी हैं। यानी जब अल्केन बहुत सारे छोटे छोटे कंपाउंड में टूटता है अल्केन्स वगैरह में, तो ये इस प्रोसेस के ज़रिए भी हम पेट्रोल की शॉर्टेज को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और का रिएक्शन में एक और एग्जांपल भी थी, जैसे हमारे पास इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमारे पास केरोसिन वगैरह बनता है ना, तो वो भी हायर मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो उनको भी हम ब्रेक करके उनसे पेट्रोल जनरेट करते हैं। तो क्रैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक करते हैं स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, और फिर हम उनसे पेट्रोल को जनरेट करवाते हैं, जिससे हमारे पास पेट्रोल की शॉर्टेज का फिर मसला नहीं होता। सेकेंड रिएक्शन हमारे पास देखो ये है कि हमने एक प्रॉपर प्रोपेन लिया हुआ है, यहाँ पे जो 2 ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल प्रोपेन के हैं। ठीक है, हम इसको हीट करते हैं, क्या टेम्परेचर देते हैं, 700 to 800 टेम्परेचर रख रहे हैं, और एब्सेंस ऑफ एयर है, ये हमने ऊपर पढ़ लिया है। यहाँ पर हमने एयर का दाखिला बंद करना है, यानी यहाँ पर भी एब्सेंस ऑफ एयर में ये रिएक्शन करवाना है। तो हमारे पास ये प्रोपेन भी बहुत सारे कंपाउंड में टूटता है, जिसमें एक प्रोपीन बनता है, फिर ईथीन बनता है, मीथेन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो क्रैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स को स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में ब्रेक करते हैं, और यही प्रोसेस हमारे पास, और इन्हीं को आगे इस्तेमाल किया जाता है इस प्रोसेस को पेट्रोल बनाने के लिए भी, जिससे क्या होता है, पेट्रोल की जो शॉर्टेज का मसला है द फ्यूल वो कवर हो जाता है। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अलावा क्रैकिंग भी की जाती है पेट्रोल को सिंथेसाइज करने के लिए, पेट्रोल को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा टॉपिक आज का, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपको इनमें से जो भी सोर्स या कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको आंसर करूँगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है, हर वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता जाएगा, तो आप इस लेक्चर का प्रीवियस लेक्चर इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। ठीक है, तो साथ साथ मैं आपको गाइड भी करती रहूँगी कि आपने पेपर के लिए किस तरह से तैयारी करनी है। मेन पॉइंट्स को अपने पास कैच करते रहो, मेन पॉइंट्स को लिखते रहो, और इसी तरह से अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर करते रहो ताकि आपको पेपर्स के लिए याद करने में आसानी हो।
इसके अलावा मैं आपको साथ साथ गाइडेंस की वीडियोस भी, मैं आपको साथ साथ ऐसी वीडियोस भी दूंगी जिसमें आपको टीचिंग के हवाले से, आपको लर्निंग के हवाले से गाइडेंस भी दूंगी कि आपको किस तरह से लेक्चर्स को कवर करना है, कैसे आपको याद करना है, कैसे आपको एग्जाम्स की तैयारी करनी है। तो साथ साथ मैं आपको गाइडेंस लेक्चर्स भी दूंगी। तो आप लेक्चर्स को अच्छे से समझिए और जो आपको समझ में नहीं आता वो आप पूछिए, ठीक है। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।